हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अव्यांग आईएएस अकेडमी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे क्यों यूज करते हैं, ठीक है, कारण क्या है इसको यूज करने का, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और हमने ये तो जान लिया था कि भाई एसिड क्या होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि एसिड होता क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि एसिड क्या करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है हमारा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, या हमने बेस के बारे में पढ़ा था कि भाई बेस क्या करता है, OH- आयन प्रोड्यूस करता है। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, एसिड और बेस की। आज हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कोई चीज़ एसिड है या कैसे कह सकते हैं कोई चीज़ बेस है। यानी बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे हम उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम एसिड और बेस को पहचानेंगे कैसे। तो उसमें हमें मदद करता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, या बोल सकते हो कि इसको पहचानने का एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है हमारा इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर्स यानी हम कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं सूचक। सूचक असल में इंडिकेटर्स होते क्या है, पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडिकेटर्स के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें ये पहचान मतलब समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर्स असल में काम क्या करते हैं। तो देखिए इंडिकेटर्स का काम होता है, बहुत छोटा सा काम होता है। इनका काम होता है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई ऑफ कंपोनेंट। देखिए कहने का मतलब यह है कि आपका जो इंडिकेटर्स होता है, ठीक है, इसका काम होता है हमारा आइडेंटिफाई करना, किसको, नेचर ऑफ कंपोनेंट को, नेचर ऑफ कंपोनेंट। यानी जो हमें कंपोनेंट दे रखे हैं, जैसे मान लेते हैं हमें एक कंटेनर है, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर मान लेते हैं आपका ये है, ठीक है, और एक को ले लेते कंटेनर। हमने 3 कंटेनर ले लिए, इसके अंदर में कुछ भी भर दिया हमने, मान लेते हैं समथिंग कुछ कंपोनेंट है हमारा जिसका नाम है हमारा A, इसके अंदर में कुछ भर लिया हमने, इसका मान लेते B, इसका मान लेते C। यानी हमने 3 कंटेनर ले लिए, इसके अंदर हमने कोई कंपोनेंट भरा है या समझ लो सब्सटेंस भरा है, ठीक है, हमने भरा, उसका नाम हमने A रख दिया, इसके अंदर हमने कुछ फिल करा, उसका नाम हमने B रख दिया, और उसके अंदर हमने कुछ फिल किया, उसका नाम हमने C रख दिया। अब देखिए, अब अगर हमसे कोई बोले कि हमने इन तीनों के अंदर किसी के अंदर हमने एसिड फिल किया है, किसी के अंदर हमने एसिड है ये डाला है, या किसी के अंदर हमने बेस डाला है, या हमने किसी के अंदर सॉल्ट डाला है, हमने किसी के अंदर एसिड डाला है, किसी में बेस और किसी के अंदर सॉल्ट। तो पहचानने का, अगर हम किसी के अंदर भी रैंडमली हाथ डाल दें, जैसे मान लेते हमने A के अंदर डाल दिया, या हमने B के अंदर डाल दिया, C के अंदर डाल दिया। अब भाई एसिड क्या होता है, सबको पता है, एसिड हमने लास्ट में पढ़ा था कि भाई एसिड क्या करता है, ये हमारा डिस्ट्रॉय कर देता है बॉडी टिश्यू को, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, ये हमारा बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। वैसे तो बेस भी कर देता है अगर हमारा बहुत ज़्यादा मतलब बोलते नहीं है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो तब। लेकिन अगर हम बात करें एसिड की, ठीक है, ये तो भाई हल्का सा भी, जैसे बोलते नहीं है कि हल्का सा भी हार्ड हो तब भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है बॉडी टिश्यूज को, यानी जला सकता है बेसिकली देखा जाए तो। अब देखो अगर हमने A, B, C 3 कंटेनर ले लिए, अब भाई इसके अंदर से हमने किसी में भी, हो सकता है A के अंदर एसिड डाला हो, या हो सकता है B के अंदर डाला हो, या हो सकता है C के अंदर एसिड डाला हो, और मैं रैंडमली किसी में भी हमने हाथ डाल दिया, जैसे मान लो मैंने इसमें डाल दिया अपना हाथ, ठीक है, और तुक्के से इसके अंदर क्या निकल गया, एसिड निकल गया, तो क्या होगा, मेरा हाथ तो जल जाएगा। तो भाई इस तरह तो हम पहचानने की कोशिश करेंगे नहीं कि भाई ये एसिड है या बेस है, इससे तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इंडिकेटर्स बनाए जिससे हमें पता चल सके कि क्या चीज़ एसिड है, क्या चीज़ बेस है और क्या चीज़ सॉल्ट है। यानी एसिड, बेस और सॉल्ट को हम ईजिली पता लगा सके बिना किसी मुश्किल के।
इसलिए हमने किसका इजाद किया, इंडिकेटर्स का। अब देखिए, अब समझते हैं इंडिकेटर्स हमारे, ये तो समझ में आ गया हम लोगों को कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए आइडेंटिफाई, कंपोनेंट ऑफ, मतलब नेचर ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट का नेचर है क्या, एसिडिक है या बेसिक है या वो आपका न्यूट्रल है यानी सॉल्ट है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। अब देखिए इंडिकेटर्स इसमें होते कितने टाइप के हैं। देखिए अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो देखिए इंडिकेटर्स आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स आपके 3 टाइप के होते हैं। अगर हम पहला टाइप देखें तो एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। और एक होता है हमारा सिंथेटिक या हम बोल सकते हैं मैनकाइंड इंडिकेटर्स। एक होता है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। 3 टाइप के आपके इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होता है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिसका दूसरा नाम मैनकाइंड इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं हम, और तीसरा होता है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो इसके अंदर आपके आते हैं, अगर नेचुरल की बात हो तो इसके अंदर आपके आते हैं रेड कैबेज लीव्स, ठीक है, रेड कैबेज लीव्स आती है आपकी इसके अंदर। और अगर हम इसकी बात करें इसके अंदर नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर, तो नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स आती हैं, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम टेबल के में पढ़ेंगे, प्लांट्स, ठीक है, लीव्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है, इसके अंदर आपका आता है आपका मिथाइल ऑरेंज, दूसरा फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, तीसरा इसके अंदर ओल्फैक्टरी के अंदर हमारा आ सकता है ऑनियन या आपका लौंग, ठीक है। तो ये सारे हमारे के इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, ये हमारा नेचुरल। इसके अंदर एक और आ सकता है टर्मेरिक, नाम भूल गया मैं इसका, टर्मेरिक, ठीक है। तो ये सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है, और दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स या मैनकाइंड इंडिकेटर्स कह सकते हैं, और तीसरा है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं कि हमारा कैसा कैसा बदलाव आता है और हम कैसे जानने की कोशिश करते हैं। देखो अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो ये हमें पहचानने में मदद तो करते हैं, लेकिन ये कैसे मदद करते हैं, इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि दोनों क्या करते हैं, अगर हम इनको एसिड या बेस के साथ चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ एसिड है या क्या चीज़ बेस है, तो ये अपना कलर चेंज करते हैं। क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करेंगे या नहीं करेंगे कुछ भी हो सकता है, यानी कलर से रिलेटेड है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में। और अगर हम बात करें ओल्फैक्टरी की, तो यहां पे क्या होता है, ये स्मेल से रिलेटेड है, स्मेल, ठीक है, ये क्या है हमारा, स्मेल से रिलेटेड, या बोल सकते ऑर्डर, ठीक है। तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर हम यूज करते हैं क्या करते हैं के लिए, ये पता लगाने के लिए क्या चीज एसिड है और क्या चीज बेस है, और कैसे मदद करता है ये, इसके अंदर कुछ कलर में बदलाव आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके अंदर आपका क्या होता है, ये स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है, यानी स्मेल चेंज होती है, स्मेल इसमें बदल जाती है, ठीक है।
अब देखिए इसके बारे में जानते हैं कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे और क्या चेंज आते हैं। एक टेबल से बनाते हैं छोटी सी। इंडिकेटर्स नेम, ठीक है, और अगर हम उसको एसिड या बेस में बेस के साथ देखें तो क्या चेंज आता है, मतलब क्या बदलाव आता है, ठीक है, एसिड और बेस के साथ देखें तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेड लिटमस पेपर की। तो देखिए अगर हम बात करें रेड लिटमस पेपर की तो उसके अंदर क्या होता है, अगर हम एसिड के साथ चेक करें तो इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, नो चेंज। कहने का मतलब यह है कि भाई आपके पास कोई कंटेनर है, भाई अगर मैंने इसके अंदर एसिड ले रखा है, या आपका क्या है, कोई एसिड है, मान लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये एक पतला सा पेपर होता है और कौन सा कलर का होता है आपका, रेड कलर का होता है। अगर हम इसके अंदर डिप करेंगे तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, रेड है रेड ही रहेगा, ठीक है। तो यानी रेड लिटमस पेपर में कोई बदलाव नहीं आता अगर हम क्या लें कंटेनर में, एसिड। और अगर बेस लें तो इसके अंदर क्या होता है आपका, ये चेंज हो जाता है हमारा कौन से कलर में, ब्लू। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट ब्लू लिटमस पेपर की। ब्लू लिटमस पेपर, देखिए अगर हम ब्लू लिटमस पेपर की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, अगर हम एसिड के साथ देखें तो इसका कलर हो जाता है आपका रेड, और अगर बेस के साथ देखें तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। अब बात करते हैं हम, ये तो होगा रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। अब नेक्स्ट हमारा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। देखिए मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसका क्या होता है, ये हमारा एसिड के साथ तो रेडिश हो जाता है, ठीक है, रेड, और इसमें क्या होता है, ये येलो कलर का, येलो कलर देता है ये। अब बात करते हैं फिनोल्फ्थेलीन, फिनॉल फिनोल्फ्थेलीन। देखिए फिनोल्फ्थेलीन हमारा कौन सा कलर देता है, ये यहाँ पे कलरलेस हो जाता है एसिड के साथ, और होता भी कलरलेस है, ठीक है, फिनोल्फ्थेलीन। और दूसरा अगर हम बेस के साथ देखें तो ये हो जाता है पिंक कलर का, पिंक कलर। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसका। अब तो हमारा रेड कैबेज लीव्स। अगर हम बात करें रेड कैबेज लीव्स की, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कलर देती है, तो रेड कैबेज लीव्स जो होती है ना, ये रेडिश कलर की हो जाती हैं एसिड के टाइम पे। और अगर बात करें बेस की तो ये ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो कलर देती हैं, ठीक है। टर्मरिक, टर्मरिक के अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, यानी हल्दी के साथ कोई बदलाव नहीं आता है एसिड के टाइम पे। और हम बात करें बेस में तो हो जाती है आपकी कुछ रेडिश ब्राउन हो जाती हैं। टर्मरिक यानी हल्दी कपड़े में गिर जाती है ना, तो एसिड के साथ तो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन बेस के साथ, साबुन बेस होता है डिटर्जेंट वगैरह, तो उसके साथ ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है, यानी कपड़ा थोड़ा जहाँ पे हल्दी गिरी होगी रेडिश ब्राउन हो जाएगा। हाँ, तो ये हमारा हो गया ये इंडिकेटर्स। एक हमारा ऑनियन, ऑनियन के अंदर अगर हम एसिड में देखें तो अभी इसका कोई स्मेल नहीं आती क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से, लेकिन इसके अंदर थोड़ी ये अजीब सी स्मेल करता है, स्मेल वेनिसिस।
ठीक है, तो ये हमारा था चार्ट छोटा सा, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हमारा इंडिकेटर्स एसिड या बेस के साथ कौन सा कलर देते हैं, ठीक है, या क्या चेंज आता है उसमें कलर में या स्मेल में, ठीक है, जो बेसिकली हमसे पूछे जाते हैं, ये हमने पढ़ा। कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैंने अभी कुछ लिखा था प्लांट लीव्स, जिसके बारे में मैंने नहीं लिखा, तो मुझे बताना कि क्या क्या मैंने नहीं लिखा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, क्या छूट गया। तो ये तो हमारे बेसिक है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं मैंने वो लिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हो सकता है पूछे जाए। 2-3 है प्लांट लीव्स इंडिकेटर्स जो पूछे जाते हैं, जो मैंने नहीं लिखे। हाँ, हो गया। तो देखो इंडिकेटर्स नेम हो गया हमारा, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मैंने इसके अंदर 2-3 इंक्लूड नहीं किए, जो मैंने क्या कहते हैं उसमें नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर बताए थे, वो आप लोग बताना नेक्स्ट क्लास में। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। बाकी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो स्टार्टिंग सबसे पहले मैं वही बताऊंगा। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स हमारा खत्म, अब पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आपको कोई एसिड है, ठीक है, कोई एसिड है या कोई बेस है, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी, फर्स्ट, जब आपका कोई भी एनी मेटल या बोल दो एनी एसिड, बेटर लाइन है, एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल प्रोड्यूस salt and हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एसिड आपका, ठीक है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या देता है आपका सॉल्ट, और उस समय हमारी क्या होती है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, H2 गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। देखो अगर हम बात करें एसिड की तो देखो जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में, जैसे मानते हैं सबसे सिंपल एग्जांपल HCl प्लस में Na गिव्स NaCl प्लस में H2 गैस है तो उड़ जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में Na गिव्स NaCl एंड H2। ये हमारा क्या मेटल सोडियम, और एसिड आपको पता ही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, और ये क्या आपका सॉल्ट, ठीक है, NaCl। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये रिएक्ट करता भाई सेम Na से, या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा दो तो हमारा क्या बनाता है ये Na2SO4 प्लस में H2 गैस, ठीक है। या कोई और एग्जाम्पल ले लो, नाइट्रिक एसिड है, इसको रिएक्ट करा दो एल्यूमिनियम के साथ तो हमारा क्या देता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस में H2, ठीक है।
तो बेसिकली देखा जाए कोई भी एसिड जो ज्यादातर है, ठीक है, रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ, तो हमारा क्या देते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इनमें से कोई भी रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है। बैलेंस कर लेते हैं, करना है तो 2 है, यहाँ पे 2 लगेंगे, ये 2 हो जाएंगे, ये 2 हो गया, ठीक है। H2SO4 आपका, यहाँ पे 2 है, SO4 हो गया बैलेंस ही, H2 2 हो गए, सल्फेट 2 सल्फेट 2 2Na, ठीक है। HNO3 आपका 6 हाइड्रोजन, वहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 6NO3 6NO3 हो गया, और 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। हाँ, तो देखो एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं उसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे ज्यादा अगर हम बात करें कि कोई बेस जैसा, तो ज्यादातर बेस हमारा रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, मेटल के साथ, ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या हमारा एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम उसको जिंक के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, किसके साथ, जिंक के साथ, तो हमारा वो क्या देगा, सेम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कि बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, तो देखिए बेस आपका ले लो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ले लो आप मेटल जिंक, तो हमारा बनता है सोडियम जिंकेट, यानी Na2ZnO2, और हमारा क्या प्रोड्यूस होगा, H2 गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पता ही हमें, इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो बात करते हैं अब नेक्स्ट, ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी के बारे में कि भाई कोई मेटल या बेस, कोई भी एसिड या बेस रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ, तो हमारा क्या देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए अगर आपका कोई एसिड है, ठीक है, व्हेन एसिड react with metal carbonate, ठीक है, when acid react with metal carbonate या metal बाइकार्बोनेट, या हम बोल सकते हैं इसे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट बोल दो, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, इनमें से किसी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, तो हमारा प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी अगर हम किसी भी एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो हमारा प्रोड्यूस करेगा हमारा वो सॉल्ट प्लस में वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस में मेटल कार्बोनेट ले लो, तो मान लेते सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, 10th की बुक में भी है सबसे ये वाला एग्जांपल, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2, ठीक है, बैलेंस कर देते हैं। तो देखो किसी भी एसिड को
अगर आपने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या बनेगा, NaCl यानी सॉल्ट है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, या कोई और एसिड ले लो, मान लेते ये ले लिया हमने एसिटिक एसिड CH3 COOH प्लस में Na2CO3, हमारा बनेगा CH3 COO Na प्लस में CO2 प्लस में वाटर यानी H2O। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड। सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, यानी ये ले लिया। कोई और ले लेते हैं अब, जैसे मान लो एसिड ले लिया मैंने H2SO4 प्लस में NaHCO3। ठीक है, ये एसिड है और ये क्या हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर मैंने इसको इसके साथ रिएक्ट कराया तो हमारा बनेगा CH3 COO Na प्लस में CO2 प्लस में वाटर, यानी ऊपर जैसे कंपाउंड बनेगा, लेकिन इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यानी किसी भी एसिड को अगर हम, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ ऐड करें, ठीक है, मेटल कार्बोनेट समझ लो MCO3 समझ लो एक प्रकार से, ये कार्बोनेट को दिखाता है, और HCO3 ये हमारा दिखाता है बाइकार्बोनेट को। ठीक है, अगर कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर ले तो हमारा क्या देगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। देखो तीसरी टाइप की प्रॉपर्टी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बहुत पूछी जाती है, बकवास है लेकिन पूछी जाती है। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, थर्ड टाइप है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारा क्या हो, एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जो कि क्या हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, ना तो एसिड हो ना ही बेस हो। तो सिंपल लैंग्वेज बोला जाए कि कोई भी एसिड अगर आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने कोई एसिड ले लिया, जैसे ले लेते हैं हम HCl, सबसे आसान एग्जांपल, और बेस लेते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने इसको रिएक्ट कराया, हमारा बना NaCl और प्लस में वाटर यानी जल। ठीक है, या हम इसको ले लेते हैं, सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे कहाँ होता है, ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि, ठीक है, ये हमारा प्रोड्यूस करती है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारा ये तो पता चल गया कि जठर ग्रंथि हमें प्रोड्यूस करती है। अगर हमने इसको अगर मान लेते हैं इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, यानी ये हमारे पेट में रिलीज होती है। ठीक है, इसका काम होता है असल में कि हमारे खाने को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, या बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करना, ये हमारा काम होता है इसका। लेकिन मान लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया। ठीक है, तो होता क्या है, लोगों को ना एसिडिटी होने लग जाती है। तुमने सुना होगा एसिडिटी हो गई। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया हमारे स्टमक में। तो हम क्या करते हैं, हम इनोसिनो लेते हैं। इनो में होता क्या है, हमारा बेस होता है।
हम उसकी जगह क्या क्या ले सकते हैं, जैसे हमारी 10th की बुक में एक बार हो रखा है, और उसको तुमने कुछ बुक्स में भी पढ़ा होगा कि हम मिल्को मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, या बोल दो मॉम ले सकते हैं, मॉम। इसको हम मिल्को मैग्नीशियम भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मॉम। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा होता क्या है? सिंपल सी चीज होती है, हमारा बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस में वाटर, जो कि हमारा क्या करता है? स्टमक को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, स्टमक को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे फॉर्म जो बने हैं, वाटर हमारा न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ठीक है, और जो सॉल्ट होता है हमारा, वो भी हमारा क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए बात करते हैं, ये तो चलो इसकी बात हो गई कि ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपके हो गए इसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। लेकिन अब बात उठी थी कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा, स्टमक में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो गया, एक्सेस मात्रा में, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस लेते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यानी मिल्को मैग्नीशिया। ठीक है, इसकी जगह हम और क्या क्या ले सकते हैं? इस जगह हम इनो भी ले सकते हैं, ठीक है, या हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम इसको लेंगे, जैसे मान लो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में रिलीज हुआ है और हमने क्या लिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा NaCl प्लस में वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बनेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ठीक है, ये खाली मैंने इसके लिए बताया। तो यानी कुछ भी ले सकते हैं एसिडिटी खत्म करने के लिए। क्या खत्म करने के लिए? एसिडिटी खत्म करने के लिए हमें बस क्या करना है? हमें लेना है एंटा एसिड। क्या लेना है हमें? एंटा एसिड। ठीक है, और एंटा एसिड मैंने कौन कौन से बता दिए तुम्हें? पहला तो यही मिल्को मैग्नीशिया यानी मॉम, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इनो ले लो, या आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। ये तो 3 प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इसकी अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक तो हमारी होगी, पहली थी हमारी कि एसिड अगर हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करे तो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा। दूसरी थी हमारी कोई भी आपका एसिड है आपका, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम किसी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे तो क्या देगा। और तीसरी थी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब चौथी करते हैं। देखिए अगर हम बात करें चौथी की तो उसको बोलते हैं, कोई दूसरा टॉपिक नहीं है, ये एक तरह की एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इनके साथ भी हमारा एसिड और बेस रिएक्ट करता है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ठीक है, हाँ, इसके हम ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो कैसी ऑक्साइड्स होती हैं, ये कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होती हैं, कुछ ऐसी मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हमारा क्या करती हैं? एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं और ये हमारा बेस के साथ भी रिएक्ट करती हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। या तुम इसको इस तरह बोल सकते हो कि भाई जो एसिड और बेस होता है हमारा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, किसके साथ? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। और हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? ये हमारा प्रोड्यूस करता है हमारा सॉल्ट एंड वाटर, सेम चीज। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए जैसे हम छोटे से एग्जांपल देखें, जैसे मानते हैं हमारे पास होता Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर ये हमारे पास है, ठीक है, और हमने इसको रिएक्ट करवाया, मान लेते हैं HCl के साथ, HCl के साथ, तो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा? ये हमारा प्रोड्यूस करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में H2O यानी वाटर। बैलेंस नहीं रिएक्शन। ठीक है, दूसरा, अगर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया और प्लस में मान लेते बेस के साथ रिएक्ट करा यानी NaOH के साथ, तो हमारा बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट यानी NaAlO2 प्लस में H2O। इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो देखो, लेकिन हमने रिएक्शन का नाम लिखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हम इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए कह रहे हैं कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट करने पे सेम तरह का कंपाउंड देती हैं, यानी क्या देती है? सॉल्ट एंड वाटर देती हैं। देखो, ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, ठीक है, और वाटर तो है ही दोनों में। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया एग्जाम्पल, जो दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और सेकंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का। ये अभी आपकी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी मेटेलिक ऑक्साइड है, जो दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हम इंडिकेटर्स के बारे में जाना, ठीक है, और कुछ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। ठीक है, अभी हमारा पीएच पेपर बचा है और एक चीज़ और बची है। मैंने सारे इंडिकेटर्स नहीं बताए, मैंने कुछ इंडिकेटर छोड़ दिए, मतलब 2-3 इंडिकेटर छोड़ दिए मैंने। ठीक है, जो मैंने नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर छोड़े हैं, जो मैंने बताया था ना, प्लांट लीव्स, ठीक है, या फ्लावर्स जो भी हैं, ठीक है, प्लांट लीव्स, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट क्लास में, और हम उसके बारे में पढ़ेंगे पीएच पेपर के बारे में कि भाई पीएच पेपर आपका डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। ठीक है, यानी हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ब्लड का पीएच कितना होता है, या कुछ भी बॉडी पार्ट्स में पर्टिकुलर जगह, या कोई भी हम कंपोनेंट ले लो तो उसका पीएच वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, जो मैंने छोड़ दिया 3 इंडिकेटर्स, और हम पीएच के बारे में जानेंगे, डेली लाइफ के बारे में, और पीएच के पेपर के बारे में, और हम कुछ को है क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है, इन सब के बारे में यूज और उनकी फॉर्मेशन या इनके कंपाउंड के नेम आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। यानी बेसिकली इस टॉपिक की नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो उसको खत्म करने के बाद हमारे पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।